नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो जीके का विजय बैच है वो चल रहा है, जिसके माध्यम से हम सबसे पहले हम राजस्थान का जो भूगोल है वो हम कवर करने वाले हैं। और इस सिलसिले में हमारे राजस्थान की जो छठी क्लास है वो हमें रहने वाली है। इसलिए पिछले क्लास में राजस्थान के जो परिचय और इसमें कुछ टॉपिक है उसके बारे में हमने बात करी थी। और आज का राजस्थान का भूगोल है उसमें टॉपिक रहने वाला आपके राजस्थान का जो भौतिक विभाजन। और भौतिक विभाजन में बात करूँ तो अगर राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो रहने वाला है। यानी हम इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान के जो मरुस्थलीय प्रदेश है उनको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। हम इसमें एक भी पॉइंट छोड़ने वाले नहीं हैं जिससे कि आपके प्रश्न आपके एग्जाम में बनने की संभावना आपके रहती है। तो ये क्लास है वो आपके राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो इस क्लास को देखकर आप नोट्स जरूर बनाएगा, क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे उसको बार बार अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और जब आप वीडियो क्लासों को बार बार देखोगे तो आपको और भी अच्छे से हर बात है वो क्लियर होती जाएगी। तो वीडियो है वो आपके राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वीडियो पटवार, चाहे किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए आपकी क्लास है वो आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान के हर एग्जाम में राजस्थान का भूगोल जरूर पूछा जाता है। और साथ ही जिन्होंने अपने जो पिछले क्लासेस नहीं देखी है तो वो क्लासेस भी जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप एक सीक्वेंस में क्लासेस देखते जाओगे तो आपको हर बात है वो अच्छे से समझ में आती जाएगी। क्योंकि जीके है तो उसमें क्योंकि भौतिक विभाजन है तो ये परिचय से या सबसे जुड़ा हुआ भाग होता है, तो आपको हर पॉइंट एक दूसरे से पॉइंट से कनेक्ट रहता है। तो आप लगातार पढ़ोगे और एक सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको अच्छे से बातें सारी है वो याद होती जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में। तो याद रखिएगा, सबसे पहले बात कुछ बातें हैं वो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? पहला कि राजस्थान का भौतिक विभाजन की बात करूँ तो राजस्थान का भौतिक विभाजन है वो कुल मिलाकर 3 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। किन के द्वारा? 3 व्यक्ति के द्वारा किया गया था, जिसमें सबसे पहले राजस्थान का भौतिक विभाजन करने का प्रयास है वो किया था आपके प्रोफेसर वीसी मिश्रा है, उनके द्वारा किया गया था। वो किया गया था आपके 1968 में किया गया था। और इसमें राजस्थान को कुल मिलाकर 7 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा गया था? 7 भागों में बांटने का प्रयास किया था। फिर दूसरा जो विभाजन किया था वो क्या था आपके ए.के. सैन के द्वारा किया था। किसके द्वारा? ए.के. सैन है उनके द्वारा किया गया था। इनके द्वारा भी 1968 में ही किया गया था, लेकिन इन्होंने राजस्थान को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था। और अंतिम था आपके विभाजन और डॉक्टर रामलोचन सिंह के द्वारा, जो क्या था उन्होंने 1971 में किया था। और इन्होंने कुल मिला के राजस्थान को 2 बड़े भाग में, 4 छोटे उपभाग में और 12 लघु प्रदेश में बांटा गया था। और हम जो पढ़ते हैं ना राजस्थान के जो 4 आपके ये जो भाग पढ़ते हैं कौन कौन से, थार का मरुस्थल है, आपके अरावली पर्वतमाला है, पूर्वी का मैदानी भाग है और दक्षिण पूर्वी का जो हाड़ौती प्रदेश या पठारी भाग है, वो हम रामलोचन के जो विभाजन किया गया था उनके जो विभाजन प्रदेश है उनको ही हम राजस्थान में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन से। तो मैंने क्या बताया, अभी बताया कि मैंने आपको कुल मिला के 3 व्यक्तियों के द्वारा आपके विभाजन है वो किया गया था। एक तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा, एक ए.के. सैन के द्वारा और एक रामलोचन सिंह के द्वारा। और हम जो विभाजन पढ़ते हैं वो आपके रामलोचन सिंह के द्वारा जो विभाजन किया गया था उनको ही पढ़ते हैं, जो कि चारों आपके कौन से, ये आपके ये वाले हैं। ठीक है, तो आज हम इस क्लास के माध्यम से हम बात करेंगे आपके राजस्थान के जो थार मरुस्थल की बात करूँ, क्या राजस्थान का थार या कहूँ राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थल कहूँ, तो उसके बारे में इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जो सखरा अरबी भाषा क्या होता है, एक सखरा है वो अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपके मरुस्थल। क्या होता है? मरुस्थल। तो याद रखना कि जो मरुस्थल किससे बना है, तो मरुस्थल बना है ना, वो बना है आपके एक अरबी भाषा का शब्द है आपके सखरा, उससे आपके ये बना है मरुस्थल बना है। और मरुस्थल का अर्थ होता है आपकी मरुभूमि, जहाँ पे क्या हो, रेत हो, बहुत सारी रेत हो, और जहाँ पे वनस्पति का हो, या तो रहित हो या वनस्पति हो, तो ऐसी वनस्पति हो जो कहते हैं कि बहुत शुष्क मात्रा में या फिर शुष्क में क्षेत्र में भी आपके उग सके, या छोटी या कंटीली जो झाड़ियाँ होती है वो वनस्पति भी पाई जाए, वो क्षेत्र होता है आपकी मरुभूमि में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब मरुस्थल की विशेषता क्या होती है? एक तो हो सकती है कि वहाँ पे जो वर्षा की कमी हो, वो विस्तार मरुस्थल होता है। दूसरा होता है कि जहाँ पे वनस्पति की कमी हो, जहाँ पे खाद्यान्न की कमी हो और कृषि योग्य भूमि है वो आपके नहीं हो। इसके अलावा जो प्रतिकूल प्रभाव भी देखने को मिलता है, जैसे कि गर्मी में अधिक गर्मी हो, सर्दी में अधिक सर्दी हो, सुबह के तापमान में और दिन के तापमान में, सुबह के तापमान में और रात के तापमान में अधिक अंतर देखने को मिले। ठीक है, ये सारी जो बातें हैं वो देखने को मिलता है। यानी कि मरुस्थल गर्म होता है तो तापमान भी अधिक होगा, जैसे सारा रेगिस्तान और यहाँ का जो मरुस्थल है, अगर जब मरुस्थल ठंडा है तो तापमान भी कम होगा। ठीक है, ये सारी बातें हम करते हैं। और अगर बात की जाए कि थार का मरुस्थल है वो हमें 33 सागर का अवशेष देखने को मिलता है। अच्छा, मैं अगर बात करूँगा आपकी कि राजस्थान है वो 2 भागों, राजस्थान के 2 भागों में बांटा गया है।
जब हम अल्फ्रेड वेगनर है उनका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ते हैं, कब पढ़ा? 1912 में कहते हैं कि इन्होंने सिद्धांत दिया था, और 1915 में इनकी जो पुस्तक भी छपी थी। कौन सी? 1915 में इनकी पुस्तक छपी थी, और 1912 में इन्होंने सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जो पूरी पृथ्वी है ना, उस पूरी पृथ्वी को कहते हैं आपके पेंजिया। क्या कहते हैं? पेंजिया कहते हैं। क्या नाम कहते हैं? पेंजिया कहते हैं। और उसके अंदर जो पानी वाला भाग होता है, उस पानी वाला भाग होता है, उसे कहते हैं पेंथालासा। क्या कहते हैं? आपके पेंथालासा के नाम से जाना गया। कि जब इसमें विस्फोट हुआ तब कहते हैं कि आपकी जो पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी जो स्थल वाला भाग है वो दो भागों में बढ़ गया। जो स्थल वाला भाग है वो आपके ऐसे समझो जैसे ये पृथ्वी है, उस पृथ्वी में ये आपके ये पाला पानी है, और आपके ये क्या है? जो स्थल वाला भाग है। जब इसमें विस्फोट हुआ तो भी आके दो भागों में बढ़ गया। इसमें एक पृथ्वी वाला भाग ऊपर गया, एक स्थल वाला भाग नीचे गया, ठीक है। और बीच में क्या आया? पानी आ गया। जो ऊपर वाला भाग था उसे नाम दे दिया गया आपके अंगारा लैंड। क्या नाम दिया गया? अंगारा लैंड। क्या नाम दिया? आपके अंगारा लैंड नाम दिया। नीचे वाला भाग था उसे नाम दिया गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया? गोंडवाना लैंड नाम दिया। और बीच में जो पानी आया था उस पानी को नाम दिया था आपके 33 सागर। क्या दिया था? 33 सागर का नाम आपके दे दिया गया था। तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं आपकी वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसमें मैंने बताया था कि आपके ऊपर वाला भाग है उसका नाम दिया अंगारा लैंड, नीचे वाला भाग दिया आपके गोंडवाना लैंड। तो राजस्थान है, राजस्थान में दो ही चीज़ के अवशेष मिलते हैं, या तो 33 सागर के अवशेष मिलते हैं या गोंडवाना लैंड के आपके अवशेष मिलते हैं। अंगारा लैंड के अवशेष नहीं मिलते, ठीक है। इसका मतलब अंगारा लैंड में कौन कौन से भाग आते हैं? तो इसमें आता है आपके यूरेशिया आता है। कौन कौन सा? अगर विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो अंगारा लैंड के कौन कौन सा हिस्से है? तो ये तो यूरेशिया मतलब यूरोप और उत्तरी एशिया वाला भाग है वो आपके इस अंगारा लैंड में आता है। इसके अलावा अगर जो उत्तरी अमेरिका है वो आपके अंगारा लैंड में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि बात करूँ अगर आपके गोंडवाना लैंड की बात करूँ तो गोंडवाना लैंड में आपके दक्षिणी अमेरिका देखने को मिलता है, अफ्रीका देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है, अंटार्कटिका देखने को मिलता है, और इसके अलावा जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो भी हमें इस अंगारा लैंड को देखने को मिलता है, ठीक है। बात करूँ आपके थार के मरुस्थल के 33 सागर, मैंने बताया कि जो थार का मरुस्थल है वो 33 सागर का अवशेष है। किसका है? 33 सागर का अवशेष है। अगर मैं ठीक है, तो मैंने बता रहा हम बात कर रहे थे आपके दो चीज़ों के बारे में। मैंने बताया कि राजस्थान है वो दो भागों में। कौन कौन सा? एक तो 33 सागर, एक 33 सागर की बात की जाए तो राजस्थान, मैंने अभी बताया क्या बताया कि राजस्थान है दो चीज़ों के, राजस्थान है ऐसे समझो कि राजस्थान में कुल मिला के दो ही भाग है। कौन कौन से? या तो राजस्थान है वो 33 सागर का अवशेष है, या फिर गोंडवाना लैंड का। किसका है? गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। अच्छा, 33 सागर का मतलब क्या होता है? सागर। क्या है? सागर यानी समुद्र में क्या होती है? रेत होती है। क्या होती है? रेत होती है। क्या होता है? मैदान होता है। क्या होता है? वैसे सारा होता है लेकिन मोस्टली ऐसे याद रखना कि इसे मैदान होता है। तो राजस्थान का रेतीला और मैदानी भाग है। यानी राजस्थान की बात करूँ तो आपके एक तो मरुस्थलीय भाग आपके उत्तर पश्चिम मरुस्थल है, और आपके जो पूर्वी मैदान है, ये दोनों भाग है वो 33 सागर के अवशेष में आते हैं। इसके अलावा गोंडवाना मतलब जो पथरीला भाग है। अब पथरीला कौन कौन सा हुआ? एक तो हो गई आपकी अरावली, और एक हो गया आपके पठारी क्षेत्र। तो ये सारा किस में आएगा? आपके गोंडवाना लैंड में भाग में आ जाएगा। तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या बताया कि राजस्थान के दो भाग है। कौन कौन से? एक 33 सागर वाला भाग है और एक आपके गोंडवाना लैंड वाला भाग है। जो इसमें 33 सागर की बात की जाए तो इसमें मरुस्थलीय वाला भाग और मैदानी वाला भाग दोनों इसमें आता है। दोनों है वो 33 सागर के अवशेष है। जबकि जो पथरीला भाग है, पथरीला कौन कौन सा? एक तो आपके अरावली है, और एक आपके है पठार वाला भाग। दोनों आपके किस में आता है? गोंडवाना लैंड में भाग में आएगा, ठीक है। इनके आपके अवशेष के रूप में जाना जाएगा। तो आई होप कि इतनी बातें आपके समझ में आई होगी। तो हम बात करते हैं आपके राजस्थान के जो आपके मरुस्थल वाले प्रदेश के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने बताया कि मरुस्थल प्रदेश है वो आपके 33 सागर का अवशेष है, और इसके अवशेष है। तो हमें कैसे पता चला कि ये 33 सागर के अवशेष है? तो कहते हैं कि यहाँ पे जो क्योंकि मरुस्थल का पानी, समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, और इस मैदानी वाला क्षेत्र है वहाँ का पानी भी क्या है? खारा है। इसके अलावा यहाँ के जो जैसलमेर का जो कुलधरा गाँव है वहाँ पे कहते हैं कि जो मछली के अवशेष मिले। अब आप जानते हो कि रेगिस्तान में मछली कहाँ से आई? तो मतलब कहीं ना कहीं 33 सागर का अवशेष है, तभी तो इसमें जो मछली के अवशेष मिले। इसके साथ ही जो अवसादी चट्टान है उनकी प्रधानता देखने को मिलती है। अवसादी चट्टान मतलब जहाँ पे खनिज तेल हो, आपके जो कोयला है, अगर वो मिल जाए, और वो हमेशा कहाँ देखने को मिलता है? तो वो हमेशा ज़्यादातर
समुद्री वाला क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिलता है। तो और जब हमें इसके परिमाण भी हमें जो मरुस्थल वाले भाग में देखने को मिले, तब हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो आपके कहीं ना कहीं तटीय सागर का ही अवशेष बन जाता है। और इसका एक प्रमाण और मिलता है, जैसे हम पेट्रोलियम की बात करूँ तो पेट्रोलियम है, उस पेट्रोलियम की बात करूँ तो पेट्रोलियम है वो इसमें बात की जाए भारत है। पेट्रोलियम की बात करूँ तो भारत है, भारत इसका उत्पादन है कहाँ पे होता है, आपके मुंबई हाई बेसिन में और राजस्थान में लगभग इसका जो उत्पादन है वो 20% होता है। अगर प्रॉपर राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में कहते हैं, राजस्थान में जो क्षेत्र है ना, गुड़ान मालान जो बाड़े वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जब कम गहराई में भी अगर जब और कम गहराई की गई तो वहाँ पे भी सबसे अधिक जो पेट्रोलियम के भंडार मिले। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राजस्थान आपके 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं। वही बात करूँ विश्व की दृष्टि से, अगर तेल के उपभोक्ता की बात करूँ तो आपके अमेरिका, चीन और भारत है आपके सबसे अधिक उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है, तो अब बात करूँ आपके थार के मरुस्थल की विशेषता की बात करूँ तो कहते हैं कि विश्व का राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है उसकी विशेषता के बारे में बात करूँ तो कहते हैं कि विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल आता है। इसके अलावा जो उपोष्ण की दृष्टि से आपकी जो 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल आता है। ठीक है, इसमें जो अस्थायी झील पाई जाती है जिसे हम प्लाया, टाट, रन है उसके नाम से जानते हैं। साथ ही यहाँ पे जो रेगिस्तान का मार्च है वो भी देखने को मिलता है, मतलब हवा के द्वारा जो रेगिस्तान के जो रेत के कण है वो उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। और उस मार्च और इसके लिए जो प्रसिद्ध गाँव है वो है आपके नाचना गाँव, जो कि जैसलमेर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यानी आपके यानी जो रेगिस्तान में जो रेत है वो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान जाती है, उसे क्या कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि मरुस्थल में जो वर्षा ऋतु में जो अस्थायी झील बन जाती है, जिसका निर्माण अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, पलाया है, रन है, टाट है उसके नाम से जानते हैं। और जब सूख जाती है और दलदली क्षेत्र होता है तब उसमें खेती की जाती है, उसे खेती को कहते हैं आपके खड़ीन कृषि के नाम से जानते हैं। खड़ीन कृषि कहते हैं कि क्या है, एक प्रकार से जल संरक्षण की परंपरागत विधि, क्या है, जल संरक्षण की परंपरागत विधि है जिसका जो प्रचार है यानी जिसका जो उपयोग है वो राजस्थान के तो दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी की ओर हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे, दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी की ओर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो राजस्थान के जो आपके जो बालू के स्तूप है वो सारे बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि अरावली का ढाल, अरावली क्या, मरुस्थल का ढाल है वो क्या है। अगर मरुस्थल के ढाल पूछा जाए तो मरुस्थल ढाल है वो हमेशा उत्तर पूर्व से यहाँ पे दक्षिण पश्चिम की ओर है। जैसे अगर वैसे बात करूँ कि अगर आपके राजस्थान का मैप है, कैसे राजस्थान का मैप है, इस तरह से मैप है तो उत्तर पूर्व यानी यहाँ पे और दक्षिण पश्चिम यानी यहाँ पे, यानी इसका आपके ढाल है वो इस तरह दिशा में है। अब हमें कैसे पता चला कि इसका ढाल ऐसे, आप जानते हो कि जो आपकी जो अरावली के पास से आपकी जो एक नदी निकलती है लूनी नदी, कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है, जो कि आपके पश्चिमी राजस्थान की जो आपके स्वर्ण रेखा के नाम से जानी जाती है। तो ये नदी है वो इस तरह से बहती हुई निकलती है, इस तरह जाके आगे लूनी नदी है वो अजमेर के नागपार से निकलती है और आगे जाकर आपके खंबात की खाड़ी में कच्छ के रण में आपके विलीन हो जाती है। तो इसका ढाल है वो किस तरह, इस तरह से, कैसे, इस तरह से, इस दिशा में जब ढाल जब पानी इस तरह से इस दिशा में बह रहा है तो इसका मतलब ढाल भी कैसे होगा, तो इस कारण से कह सकते हो कि जो मरुस्थल का ढाल है वो आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आपके जो इसका ढाल है वो आपके रहने वाला है। तो आई होप कि जो ये ढाल वाली बात है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट मिलता है आपके मरुस्थलीकरण, क्या मिलता है, मरुस्थलीकरण मिलता है, यानी मरुस्थल के लगातार आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण के नाम से जानते हैं। उसका कारण क्या है, मरुस्थलीकरण है वो अलग अलग कारणों से होता है, जैसे वन उन्मूलन, जैसे इसका मतलब होता है कि जब वन को जो काटा जाता है, जो मरुस्थल में जो पेड़ पौधे उनको काट दिया जाए तो हमें आपकी मरुस्थलीकरण देखने को मिलता है। एक होता है निर्वनीकरण, यानी जब मरुस्थल समय आप काट लिए लेकिन जब नए वन नहीं लगाए जाए तब आपके ये सारी समस्या है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा जब जलवायु परिवर्तन होता है, यानी जलवायु परिवर्तन है, यानी सन 1973 में राजस्थान में 101 दिन वर्षा होती थी, यानी उस समय आपके 101 दिन वर्षा होती थी और वर्तमान में कहते हैं जब औसत वर्षा है वो 29 दिन की होती है। पूरे राजस्थान की बात करूँ तो इसमें कितनी वर्षा होती है, पहले 101 दिन की वर्षा थी, अब वर्तमान में आपके कहते हैं 29 दिन की वर्षा है। तो मतलब अचानक जो आपके ये जलवायु परिवर्तन हुआ उसका कारण भी आपके ये उसी कारण से भी आपके मरुस्थलीकरण आपके होता है। इसके अलावा जो वर्षा के कम होने पर तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने के कारण कहते हैं कि जो चट्टानों में जो अपक्षय यानी चट्टानें जो टूटती है और टूटने की क्रिया हमें देखने को मिलती है। अपक्षय का मतलब होता है वो चट्टानों का मैंने बताया टूटना है वो क्या होता है, आपके अपक्षय होता है। इसके अलावा जो पवन के द्वारा अपरदन भी होता है, जब मैंने हवा है वो बार बार जब किसी चट्टानों पर गिरेगी तब वहाँ पर चट्टानें भी टूटती है। इसके अलावा जो हवा जब बार बार रेत के कण को
छूती है तो रेत के कारण हवा के साथ आगे बढ़ेगी, तो वो भी आपके पवन के द्वारा अपरदन भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे जैसे जनसंख्या का विस्तार होगा, नगरीकरण होगा, इसके अलावा जब थोड़ी बहुत जो वन है, थोड़े बहुत जो घास है होगी, और जहाँ पे अत्यधिक चारण होगा, यानी जब अत्यधिक पशुओं का चारण किया जाए वो होगा। इसके अलावा जो मिट्टी की जो उपलब्धता कैसी है उसके आधार पर भी आपके मरुस्थलीकरण पर प्रभाव देखने को मिलता है। अब ये तो होगा आपके प्रभाव। अगर आपको रोका कैसे जा सके, अगर ये पूछा जाए तो याद रखना कि मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय क्या है। एक तो है कि यहाँ पे पेड़ लगाया जाए, दूसरा है कि सामाजिक वानिकी का विकास किया जाए, यानी जो वहाँ पे वृक्षारोपण किया जाए। तीसरा है कि जो शेल्टर बेल्ट विकास कार्यक्रम है उसको बढ़ावा दिया जाए, मतलब एक लगातार लाइन में आपके जो पेड़ ऐसे लगातार लाइन में पेड़ लगाया जाए, वो किया जा सकता है। इसके अलावा जो रेत है, मृदा है, उसकी उपजाऊ बढ़ाई जाए, यानी ऐसी जो जैविक खेती की जाए या ऐसे पेड़ पौधे लगाया जाए जिससे कि मृदा जो मिट्टी है उसकी जो उपजाऊता है वो बढ़े। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया जाए, ठीक है। साथ ही याद रखना कि जो मरुस्थलीय पसार है उसको रोकने के लिए एक संस्था काम करती है, वो है आपके काजरी। कौन सी है? काजरी, जिसे नाम है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र या संस्थान कहते हैं। और सेंट्रल में आप, और अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो उसका काजरी का पूरा नाम होता है। अगर इसकी बात की जाए, इसकी स्थापना है वो आपके 1959 को ही थी, जिसका मुख्यालय हमें कहाँ देखने को मिलता है? जोधपुर में देखने को मिलता है। अच्छा, इसे क्यों बनाई गई थी? ताकि मरुस्थलीकरण है उसको रोकना जाए, मरुस्थलीकरण उसको रोकना या उसको सीमित करने का काम है वो किया जाए। कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ है, कौन सा? यूएनओ है। तो यूएनओ है, उन्होंने कहते हैं 1994 में 17 जून को आपके मरुस्थलीय दिवस घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि मरुस्थलीय दिवस कब घोषित किया गया था या कब मनाया गया था। तो मनाया जाता है तो आपके 17 जून को मनाया जाता है, और 17 जून 1995 को पहली बार इसे मनाया गया। और 29वां जो मरुस्थलीय दिवस 17 जून 2023 को मनाया गया था। कब मनाया था? 2023 को आपके 29वां मनाया गया था, याद रखना ना। और उसकी थीम क्या थी? तो उसकी भूमि उसका अधिकार, यानी हर लैंड हर राइट्स, ये इसकी थीम आपके रखी गई थी। और अगला है आपके थार के मरुस्थल, उसको 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल में 2 भागों में बांटा जाता है। मैंने बताया थार का, वैसे आपको बताया ना, ये आपके मैप है, उस मैप में आपके ये वाला क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र है, ये आपके है मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र बात की जाए तो इसमें अगर आपकी लाइन खींच जाए तो ये होता है आपके शुष्क क्षेत्र, शुष्क मरुस्थलीय भाग, और ये होता है आपके अर्ध शुष्क। क्या आता है? अर्ध शुष्क क्षेत्र आता है ना। यानी इसका मतलब थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल में बांटा गया था। शुष्क मरुस्थल मतलब क्या होता है? जहाँ पे अत्यधिक आपके जब वर्षा की कमी हो, या जहाँ पे वर्षा है वो जीरो से लगाकर, सॉरी आपके जहाँ से जीरो से लगाकर 20 सेंटीमीटर के बीच में बारिश हो, वो होता है आपके शुष्क मरुस्थल में शामिल होता है। इसके भी 2 भाग हैं। कौन कौन से? बालू का स्तूप से युक्त और बालू का स्तूप से मुक्त। जहाँ पे रेत के धोरे हो वो बालू का स्तूप से युक्त होता है, जहाँ आपके रेत के धोरे नहीं हो वहाँ पे बालू का स्तूप से मुक्त वाला क्षेत्र हमें कहलाता है नहीं। मैंने बताया बालू का स्तूप से युक्त मतलब जहाँ पे रेत के टिल्ले या रेत के धोरे देखने को मिलते हैं। याद रखना, इस धोरे को दरियन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो सारी बातें हमने करी थी, याद रखना कि इसमें कुछ कई बार प्रतिशत पूछ लेता है कि बालू का स्तूप से युक्त और बालू का स्तूप से मुक्त। अगर युक्त है तो आपका इसका परसेंट कितना है? तो यह रखना कि आपके परसेंट है आपके 59.5% है। जो शुष्क मरुस्थल है उस शुष्क मरुस्थल का 59.5% है। 59, सॉरी आपके कितना? 58.5, माफ़ कीजिएगा, 58.5% है। अगर बात की जाए 58.5% है हिस्सा है वो बालू का स्तूप से युक्त है, और अगर बालू का स्तूप से मुक्त बात की जाए तो वो है आपके 41.5% है, वो हमें बालू का स्तूप से मुक्त देखने को मिलता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने बताया है, तो आपको याद रखना है। यानी बालू का स्तूप से युक्त 40% भाग पर स्तूप आच्छादित हुआ था, यानी ढका हुआ है, तो क्या रहना आपके 16.3 है, ठीक है। अब आता है कि जब मैंने बताया कि बालू का स्तूप से युक्त है, मतलब रेत के धोरे है, तो मतलब अलग अलग डिजाइन के अलग अलग प्रकार के हमें धोरे देखने को मिलते हैं। जैसे एक तो आपके अनुदैर्घ्य, मतलब अनुदैर्घ्य पवनों की दिशा के समांतर या पवन की दिशा के अनुदिश दिखने वाले जो धोरे होते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य कहते हैं। इसका जो विस्तार हमें यानी ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और जोधपुर में देखने को मिलता है, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ पे अन्य बालू का स्तूप की तुलना में वनस्पति अधिक होती है। बालू है उसकी बालुओं की लंबाई है वो सर्वाधिक देखने को
मिलती हैं। ठीक है, अगला आपके जो बालू का स्तूप आते हैं आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि पवन की दिशा के समकोण बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं, कुल मिला के इस तरह से आपके बनते हैं। ये हमें जो आपके पुंगल बीकानेर में, झुंझुनू में, चूरू में, सूरतगढ़ में और रावतसर में हमें देखने को मिलते हैं। अगला है हमारे पास बरछान है। इसकी आकृति कहते हैं कि अर्धचंद्राकार आकृति होती है। इस तरह से आकृति है ना, अर्धचंद्राकार आकृति होती है। इसका विस्तार हमें भालेरी चूरू है, सीकर है, आपकी करणी माता है, ओसिया है, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और सर्वाधिक याद रखना कि सर्वाधिक जो बरछान वाले जो बालू का स्तूप है वो हमें चूरू में हमें देखने को मिलते हैं। अगर इसकी विशेषता की बात करूँ तो बरछान की जो मध्य में चौड़ाई अधिक होती है, इनमें आप देख सकते हो मध्य में चौड़ाई अधिक है। और पवनों की दिशा वाला भाग है उसे क्या कहते हैं, उन्नोदर कहते हैं। क्या है, ऊपर उठा हुआ। पवन की दिशा है ना, पवन की दिशा में जो बनने वाले जो इसके कोने होते हैं वो ऊपर उठे होते हैं, और जहाँ पे पवन नहीं है वहाँ पे क्या होता है, वो कोने हैं वो नीचे की ओर दबे हुए हमें देखने को मिलते हैं। और बीच वाला भाग क्या होता है, ऐसे चौड़ा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, भूस्थल का जो विस्तार होता है ना, मैंने बताया मरुस्थलीकरण है, मतलब हवा के साथ आपके मरुस्थल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो उसका सर्वाधिक विस्तार है वो इसी बालू का स्तूप के कारण हमें देखने को मिलता है। सबसे अधिक जो गतिशील है वो भी बरछान वाला है, और सबसे अधिक जो विनाशकारी इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक जो विनाश करता है, सबसे अधिक जो विनाश करता है, सबसे नुकसान पहुंचाने वाला बालू का स्तूप है वो भी क्या है, तो वो ये बरखान वाला या बरछान वाला आपके देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करूँ आपके ताराबोलिक जो बालू का स्तूप है वो इस तारा के समान आकृति वाली जो बालू का स्तूप हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि अनियमित हवा के कारण, जो हवा जब बार बार अलग दिशा बदलती रहती है तो उसके कारण इस तरह के हमें बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। इसका विस्तार है वो आपके सोहनगढ़ जो जैसलमेर में है, और एक सूरतगढ़ आपके गंगानगर है, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगले एक आपके है एक जो पार्डन बालू का स्तूप है वो देखने को मिलते हैं। कहते इसे या पे इसे कहते हैं लहरदार बालू का स्तूप। क्या कहते हैं, लहरदार बालू का स्तूप भी कहते हैं। इसे अन्य नाम क्या कहते हैं, इसे उर्मिका के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपके है वो लगभग आपके सभी क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर सभी में देखने को हमें मिलते हैं। इसके अलावा बात करूँ आपके नेटवर्क बालू का स्तूप की बात करूँ तो कहते हैं कि लगातार बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहते हैं, नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं, और ये हमें गंगानगर और हनुमानगढ़ में हमें देखने को मिलते हैं। अगले बालू का स्तूप मिलते हैं हमें सब्र काफिज। क्या मिलते हैं, सब्र काफिज। कहते हैं कि छोटे छोटे जो रेत के हैं, छोटे छोटे बालू है, रेत के टीले हैं, वो उसे क्या कहते हैं, सब्र काफिज के नाम से जानते हैं। और ये भी हमें सभी सभी मरुस्थल हैं उसमें देखने को मिलते हैं। एक तरह से कह सकता हो कि जो रेत के टीले जो हवा के साथ जब आगे बढ़ते हैं, और जब किसी न किसी पेड़ है उससे टकरा कर फिर आके छोटे छोटे बालू का स्तूप बनते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सब्र काफिज बनते हैं। एक होता है आपके अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी मतलब रुकाव, अवरोध का मतलब क्या होता है, रुकाव। मतलब किसी अवरोध के कारण जब बालू का स्तूप बनते हैं तो उसे कहते हैं अवरोधीकरण। यानी जब किसी पेड़ की सहायता से या किसी झाड़ी के से या पर्वत से या पत्थर से ये टकरा कर कहते हैं, जब उसके पास छोटे छोटे बालू का स्तूप बनते हैं तो उसे आप अवरोधी बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। ये हमें जोबनेर, हर्ष की पहाड़ी और पुष्कर की जो पहाड़ी जो कि अजमेर में है, और उसके अलावा कुचामन में हमें देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है आपके पैराबोलिक बालू का स्तूप। कहते हैं कि बरछान का विस्तृत रूप या फिर कहता है कि बरछान का विपरीत रूप होता है। यानी जो बरछान होता है ना वो आपकी उसका उल्टा रूप क्या होता है, आपके पैराबोलिक होता है। कहते हैं इसकी जो आकृति है वो महिला के जो हेयर पिन है उसके समान हमें देखने को मिलती है। इसका विस्तार हमें सीकर, चूरू, झुंझुनू है वहाँ पे हमें देखने को, निमगा थाना है वहाँ पे देखने को मिलता है। यह रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो बालू का स्तूप है वो कहाँ पर है, तो जैसलमेर में है। तथा अधिकांश यानी जो और यहाँ पे कह सकता हूँ कि सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप कहाँ देखने को मिलते हैं, तो यह देखने को मिलता है वो हमें जोधपुर में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ शब्द मिलते हैं आपके सीप क्या होता है कि जब हवा के द्वारा जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, जब हवा के द्वारा जो बने हुए अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो मिट्टी के अभाव में पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते, उसे वो क्या होता है, आपकी सीप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सीप। दूसरे मैंने बताया धरियन क्या होते हैं कि जब लहरदार और गतिशील बालू का स्तूप होते हैं उसे क्या कहते हैं, धरियन के नाम से जानते हैं। अब ये सारी बातें हमने करी थी आपके बालू का स्तूप से मुक्त की बात करी थी, सॉरी आप बालू का स्तूप से युक्त की बात करी थी। अब बात करेंगे बालू का स्तूप से मुक्त वाला भाग होता है, या जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है या फिर बालू का स्तूप हमें देखने को नहीं मिलते हैं, वो क्षेत्र है राजस्थान आपके जो मुर्सलबा क्षेत्र है
उस मरुस्थलीय क्षेत्र का लगभग आपके 41.50% भाग है वो आपके बालू का स्तूप से मुक्त भाग है। इसमें हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो हम्मादा, एक इर्ग और आपके रेग देखने को मिलती है। अच्छा, हम्मादा क्या होता है? इर्ग होता है आपके जिससे पूर्ण रूप से जो रेतीला भाग होता है, ऐसा हमें समझो कि पूर्ण रूप से रेतीला वाला भाग होता है, जहाँ रेत हो, वो क्या होता है आपके इर्ग नाम से जानते हैं। जहाँ पे कौन से वो चट्टान हो, क्या हो, चट्टान हो, जो पथरीला वाला भाग हो, उस भाग को क्या कहते हैं आपके हम्मादा कहते हैं। क्या कहते हैं? हम्मादा कहते हैं। और इस हम्मादा और आपके इर्ग, इन दोनों के बीच वाला भाग होता है, उसे क्या कहते हैं आपके रेंग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? रेंग के नाम से। फिर भी अगर आप ऐसे समझ सकते हो कि जो रेतीला मरुस्थल होता है उसे कहते हैं इर्ग। क्या कहते हैं? रेतीला मरुस्थल है उसे क्या कहते हैं? इर्ग कहते हैं। चट्टान या पथरीला मरुस्थल होता है उसे कहते हैं हम्मादा कहते हैं। और दोनों का जो मिश्रण होता है उसे कहते हैं रेग के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम्मादा की बात करूँ सबसे पहले, तो हम्मादा है वो हमें ये देखने को मिलते हैं आपके तो पोखरण, जैसलमेर, बालोतरा और फलोदी की बात की जाए, इन दिनों के क्षेत्र, बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? सीज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सीज के नाम से जानते हैं। या सारे हम्मादा क्षेत्र में ये देखने को मिलते हैं ना। साथ ही यहाँ पे कहते हैं कि सौर ऊर्जा की उत्पादन की दृष्टि से सबसे जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो आपके कौन सा है? तो सीज है। जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन के नाम से जानते हैं। इसका जो विकास है या इसका जो स्थापना है वो आपके अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा कहते हैं इसका निर्माण किया गया था। इसी हमारा क्षेत्र में हमें लाठी सीरीज देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? लाठी सीरीज देखने को मिलती है। लाठी सीरीज क्या होती है? एक भूगर्भिक जल पट्टी होती है, यानी ज़मीन के अंदर चलने वाली एक जल की धारा है, वो होती है आपकी लाठी सीरीज। ये हमें आपके जैसलमेर की जो मोहनगढ़ से लगाकर आपके पोखरण तक हमें देखने को मिलती है। किस गांव के पास है? तो आपकी आकल गांव के पास है। और आकल गांव के पास में ही आपके कहते हैं कि आकलवुड फॉसिल पार्क है। क्या है? आकलवुड फॉसिल पार्क है। इसके अलावा एक नलकूप भी है जिसे हम चांदल नलकूप कहते हैं, जिसका नाम है आपके उपनाम मिलता है आपके थार का घड़ा मिलता है। इसी जो लाठी सीरीज है, लाठी सीरीज में हमें कुल मिला ऐसे समझो कि लाठी सीरीज है ना, लाठी सीरीज में हमें 3 चीज़ें मिलती है। क्या मिलती है? लाठी सीरीज है उसमें हमें 3 चीज़ें मिलती है। कौन कौन सी? एक मिलता है हमें पानी। क्या मिलता है? पानी मिलता है। एक मिलती है घास। क्या मिलती है? घास। और एक मिलता है आपके खनिज। क्या मिलता है? खनिज। 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती है। पानी की बात करूँ तो इसका मैं यहाँ पे एक नलकूप है, जिसका मतलब है जिसका नाम आपके चंदन नलकूप है, जिसे हम थार का घड़ा कहते हैं, वो तो हो गया आपके पानी। एक मिलती है घास, जो मिलती है आपके जिसका नाम होता है सेवन घास। क्या कहते हैं? सेवन घास है। और सेवन घास इसे कहते हैं कि गोडावन की जो प्रजनन स्थली के नाम से भी जानते हैं। अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो कैरियोटिस नाइग्रिसेप्स है। किसका? गोडावन पक्षी का नाम है कैरियोटिस नाइग्रिसेप्स है। वो उसका गोडावन पक्षी का उपनाम आपके वैज्ञानिक नाम मिलता है। इसकी जो प्रजनन स्थली है वो आपके सेवन घास कहलाती है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपके खनिज की, किसकी? खनिज की, तो खनिज में मिलता है इसमें रॉक फॉस्फेट। क्या मिलता है? रॉक फॉस्फेट है, वो भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो आई होप कि सारी बातें हैं वो समझ में आई होगी। यानी आप देख सकते हो कि इसमें ये आपके क्या है, मोहनगढ़ से लगाकर आपके पोखरण तक आपकी पानी जल की पट्टी है, जो जमीन के अंदर चलने वाली जो जल की धारा है लगभग 60 किलोमीटर लंबी जल की धारा है। ठीक है। और यहीं पर आपका एक चंदन नलकूप है, और यहाँ पे जो एक घास पाई जाती है उसका नाम क्या मिलता है? हमें सेवन घास देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो सारी बातें हैं हमने शुष्क मरुस्थल के बारे में हमने करी। अब बात करें आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में बात करूँ तो अर्ध शुष्क मरुस्थल बात करूँ तो आपकी शुष्क मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला है। जो शुष्क मरुस्थल है और अरावली पर्वतमाला है, उनके बीच का भाग है वो क्या कहलाता है? अर्ध शुष्क कहलाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल है को 2 भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा कौन सी है? तो याद रखना 25 सेंटीमीटर वसा रेखा है, वो इन दोनों को भागों में विभाजित करती है। थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली कौन सी है? तो 25 सेंटीमीटर वसा रेखा मानी जाती है। ऐसे समझो, आप इस तरह समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि ये क्या है? ये राजस्थान है। राजस्थान के यहाँ से क्या? राजस्थान यानी यहाँ से जैसलमेर के पास होकर निकलती है आपके 5 सेंटीमीटर वसा रेखा निकलती है। ये क्या है आपके? ये अरावली मान लो ना, ये क्या है आपके? अरावली है। ये वाली है वो अरावली वाला भाग है। क्या है? अरावली वाला भाग है। अब याद रखना है आपको कि और ये वाला भाग है, ये आता है आपके शुष्क क्षेत्र। क्या है? शुष्क क्षेत्र। ये आपके अर्ध शुष्क क्षेत्र और ये आपके अरावली। क्या है? अरावली हमें देखने को मिलती है। शुष्क क्षेत्र के पास से होकर निकलती है, यानी शुष्क क्षेत्र और पाकिस्तान के पास से निकलती है, वो होती है आपके 5 सेंटीमीटर वसा रेखा निकलती है। शुष्क क्षेत्र और अर्ध शुष्क क्षेत्र है, इन दोनों को 2 भागों में बांटने वाली रेखा है। वो आपके 25 सेंटीमीटर वसा रेखा। इन दोनों के बीच से जो लाइन निकल रही है ना, वो आपके है 25 सेंटीमीटर वसा रेखा।
इसके अलावा मरुस्थल वाला भाग और अरावली को अलग करने वाली रेखा है ये वाली रेखा। मरुस्थल वाला भाग और अरावली है उसको अलग करने वाली रेखा है ये वाली रेखा। ये आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। कौन सी है? 50 सेंटीमीटर रेखा है। और यहाँ पे ऐसा भी कह सकता हूँ कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली रेखा है, वो भी कौन सी है? तो आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा में देखने को मिलती है। तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो यही बातें है वो सारी आपकी ये कह रहा है। ठीक है, अगला हमारे पास यानी ये कह रहा है कि शुष्क मरुस्थल का पूर्वी भाग और अर्ध शुष्क का पश्चिमी भाग, मैंने बताया कि आपकी जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कहलाता है। ठीक है, मरुस्थल का जो पूर्वी भाग अरावली पर्वतमाला जो कि पश्चिम भाग से 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से स्पर्श करती है, जो मैंने अभी बताया आपको। और साथ ही मैंने 25 और 10 सेंटीमीटर दोनों के बारे में बात कर रखी है। अगला है कि राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली कौन सी वर्षा रेखा है? तो भी यह रखना 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। और अरावली पर्वतमाला के पूर्व में 50 सेंटीमीटर, जबकि पश्चिम में 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा में देखने को मिलती है। ठीक है, यानी आप देख सकते हो कि इस तरह से आपके अब ऐसे समझो आप, जैसे राजस्थान का मैप है ना, राजस्थान का मैप है, तो राजस्थान के मैप से यहाँ से होती हुई निकलती है आपके, राजस्थान का मैप है ना, तो यहाँ से निकलती है आपके लगभग 5 सेंटीमीटर वर्षा रेखा निकलती है। कौन सी निकलती है? 5 सेंटीमीटर वर्षा निकलती है। ये शुष्क क्षेत्र है और ये आपकी अर्ध शुष्क क्षेत्र। ये कौन सा है? अर्ध शुष्क क्षेत्र है। यहाँ से होती हुई निकलती है आपकी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यहाँ से होती निकलती है आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा निकलती है। यानी मैं कह सकता हूँ कि शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली कौन सी है? तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। मरुस्थल को और अरावली को दो भागों में मरुस्थल को और अरावली को अलग करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अरावली के पश्चिम में कौन सी रेखा स्थित है? तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, तो ये सही बात है, वो आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि इसमें लिखा हुआ है कि थार का मरुस्थल का निर्माण कहते हैं कि पेलियो आर्कटिक युग में सारा मरुस्थल से चलते हुए पश्चिमी ओर से लाई गई पवनों के द्वारा जो मिट्टी है उसके द्वारा होता है। मतलब ये कह रहा है कि जो थार के मरुस्थल का निर्माण है ना, वो जैसे ये जैसे सारा मरुस्थल है, सारा मरुस्थल के साथ जो हवा के साथ जो आपकी मिट्टी उड़ के आई है, उसका निर्माण आपके यानी जो निर्माण है वो आपके थार के मरुस्थल में निर्माण हुआ है। थार का मरुस्थल का राजस्थान का कुल क्षेत्र है वो आपके लगभग 2,10,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पूर्ण मरुस्थल वाला भाग है वो आप लोग मिलता है हमें 1,75,000 मिलता है। ठीक है, बात करूँ अर्ध शुष्क की, तो अर्ध शुष्क हमें 4 भागों में देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले आपके जो आपका गगन का बेसिन, फिर शेखावटी क्षेत्र, फिर नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। जैसा आपने मैप में देखा होगा, मैंने आपको मैप के थ्रू बता देता हूँ। इसमें जो राजस्थान के जो ये क्षेत्र है, राजस्थान का जो ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, वो आपके ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है। अर्ध शुष्क क्षेत्र में इसमें ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग ये आपके आता है गगर का मैदान है, गगर का बेसिन है। इसके अलावा ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को कहते हैं आपके शेखावटी बेसिन के नाम से जानते हैं। फिर ये वाला क्षेत्र आता है, इसे कहते हैं नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। और फिर ये आता है आपके लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करूँ आपके गगर बेसिन के बारे में, इसका उत्तरी भाग मालवा का मैदान कहलाता है, दक्षिणी भाग शेखावटी या शुष्क मरुस्थल, पूर्वी भाग हरियाणा राज्य, और इसके पश्चिम भाग में कौन है? तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा में देखने को मिलती है। इसके अंदर जिले की बात की जाए, इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ हमें देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में हमें सेम की समस्या देखने को मिलती है। क्या मिलती है? सेम की समस्या देखने को मिलती है। यानी मतलब क्या होता है सेम की समस्या? मतलब कि जब पानी अधिक है उसमें गहराई में नहीं जा सकता, वो होती है सेम की समस्या। यानी जब आप किसी मैदान में पानी डालते हो तो पानी सीधा क्या जाता है? ज़मीन के अंदर जाता है। और मान लो कि वो पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा रहा है, वो ऊपर ही ऊपर पड़ा रहता है, तो उसे कहते हैं सेम की समस्या। क्या कहते हैं? सेम की समस्या कहते हैं। यानी सेम की समस्या जब जल की मात्रा अधिक होने पर होती है। जल की मात्रा यानी जल मृदा की अंतिम परत, यानी इसे क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका में जाकर कैल्शियम से मिल जाती हैं। कहते हैं ये दोनों मृदा के ऊपर आ जाते हैं और जल वाष्पित हो जाता है तथा कैल्शियम की परत ऊपर जम जाती है, जिसे सेम की समस्या कहते हैं। यानी मतलब ऐसा समझिए आप कि जैसे मान लो कि ये कोई स्थल है, क्या है? ये कोई स्थान है, ये स्थान है, इस स्थान में पानी आ रहा है, बहुत सारा पानी आता जा रहा है। अब एक सीमा तक आपकी जो ज़मीन है वो पानी सोख लेता है और एक बार में सोखना बंद कर लेता है। सोखना बंद करने के बाद क्या होता है कि इसमें जो पानी के अंदर जो मिट्टी के अंदर जो कैल्शियम है, वो कैल्शियम पानी के साथ घुल जाता है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो क्या होता है कि पानी भाप बनता है। क्या बनता है? भाप बनता है। और पानी क्या आएगा? ऊपर आएगा। पानी ऊपर आएगा। ऊपर आने पर पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन कैल्शियम की जो परत है
वो क्या होगी, ऊपर ऊपर जो परत है उस पर जम जाएगी, परत पर जम जाएगी। अब जमने से क्या होगा कि जब बाद में वापस बारिश होगी तो वो परत की वजह से क्या होगा कि पानी वो वही रुक जाएगा, और यही पर कहते हैं पानी का जमाव है हमें देखने को मिलता है। तो इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, आपकी सेम की समस्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका कहते हैं कि और सेम की समस्या को दूर करने के लिए कहते हैं जिप्सम और रॉक फॉस्फेट है उसका प्रयोग आपके किया जाता है। और इसमें कहते हैं सवाल जो प्रभावित है वो आपके हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ का जो बुढ़ोपल क्षेत्र है और गंगानगर है, वहाँ पे सेम की समस्या हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा नाली या पाट किसे कहते हैं, तो याद रखना कि गंगा नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, नाली या पाट के नाम से जानते हैं। और बग्गी क्षेत्र क्या होता है, बग्गी क्षेत्र होता है गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र होता है, उसे क्या कहते हैं, बग्गी क्षेत्र हमें नाम से जानते हैं। जहाँ पे कहते हैं यहाँ पे सर्वाधिक अम्लता और क्षारीयता की समस्या हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और याद रखना कि यहाँ पे सेम समस्या क्यों देखने को मिलती है, तो वो मिलती है हमें जो ये इंदिरा गांधी नहर है ना, इंदिरा गांधी नहर है, उस नहर के कारण हमें सवारी ये सेम की समस्या है वो यहीं पर हमें देखने को मिलती है। दूसरा भाग आता है हमें शेखावाटी क्षेत्र या फिर आपके भांगड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये आपके शेखावाटी रेंज, इसमें आपके चूरू, जुन्नू, सीकर, नीम का थाना, कुचामन है वो आपका देखने को मिलता है। कहते हैं कि शेखावाटी प्रदेश में चूने की परत पाई जाती है, इस कारण कहते हैं कि जल में चूने की परत में नीचे जो जल है वो चूने की परत के नीचे बहता है। इसके अलावा शेखावाटी प्रदेश में रेतीली मिट्टी यानी जो मौसली मिट्टी और वनस्पति की कमी होने के कारण यहाँ पे कहते हैं दैनिक तापांतर है वो अधिक देखने को मिलता है। और साथ ही शेखावाटी प्रदेश में उत्तरी भाग में गगर बेसिन, पूर्वी भाग में अरावली, पश्चिमी भाग में शुष्क मरुस्थल और दक्षिणी भाग में हमें नागौरी उच्च भूमि वो वाला क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। तीसरा क्षेत्र आता है इसमें नागौरी उच्च भूमि, इसका विस्तार है हमें नागौर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर में देखने को मिलता है। अगर इसकी स्थिति की बात करूँ तो इसके पूर्व में हमें अरावली पर्वतमाला, पश्चिम में शुष्क मरुस्थल, उत्तरी भाग में शेखावाटी क्षेत्र और दक्षिणी भाग में लूणी बेसिन है वो हमें देखने को मिलता है। एक इम्पोर्टेंट आता है कि इसी क्षेत्र में हमें कुबड़ पट्टी या बांका या फ्लोरोसिस पट्टी या हॉच बेंट है वो हमें देखने को मिलती है, और वो काम मिलती है हमें अजमेर और नागौर क्षेत्र है वो हमें देखने को मिलती है। कहते हैं कि यहाँ पे जो पानी है उस पानी में अधिक जो आपके ये फ्लोराइड की अधिकता होने के कारण कहते हैं कि जो लोगों के अंदर जो फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, उसे कहते हैं आपकी, और इस कारण इस क्षेत्र को कहते हैं हॉच बेंट या बांगा पट्टी या फिर कुबड़ पट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, साथ ही याद रखना कि इस क्षेत्र में कुचामन और नावा डीडवाना के अतिरिक्त कहीं पर भी जो पहाड़ियाँ है वो देखने को नहीं मिलती। और नागौरी उच्च भूमि है उसका समुद्र तल से ऊंचाई है वो लगभग 300 से 500 मीटर हमें देखने को मिलता है। समुद्र तल की बात की जाए तो समुद्र जल का उच्च जल स्तर है वो क्या होता है, समुद्र होता है। और भारत में इसकी जो ऊंचाई मापी जाती है वो आपके चेन्नई से मापी जाती है, कहाँ से, चेन्नई तमिलनाडु है, वहाँ से आपके मानी जाती है। और अंतिम क्षेत्र हमें मिलता है हमें लूणी बेसिन, इसका विस्तार हमें अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण और जालोर, सांचौर, बलोत्रा आदि सब में देखने को मिलता है। कहते हैं कि इसके स्थिति की बात की जाए तो ये कहते हैं एक नदी और उसकी सहायक नदी वाला क्षेत्र होता है वो होता है लूणी बेसिन आपके होता है। नदी कौन सी है, तो लूणी नदी है। इसके बात की जाए स्थिति के बारे में तो इसके उत्तर में आपके नागौरी उच्च भूमि, दक्षिण में गुजरात, पूर्व में आपके अरावली और पश्चिम में आपके मरुस्थल वाला क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। कहते हैं इसी क्षेत्र में हमें 56 की जो पहाड़ियाँ जो बालोतरा में है वो देखने को मिलती है। और वहीं पर स्थित कहते हैं कि पिपलुद, जहाँ पे कहते हैं कि सर्वाधिक वर्षा हमें होती है, इस कारण कहते हैं कि इस पिपलुद को क्या कहते हैं, राजस्थान का लघु माउंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यह सारा कहाँ देखने को मिलता है हमें, पिपलुद में। इसके अलावा कुछ अलग पॉइंट आते हैं, जैसे आपके नकलिस्तान क्या होता है, वो होता है कि मरुस्थल में किसी झील के चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, नकलिस्तान के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपके उदाहरण की बात करूँ तो कोलायत झील। एक मिलता है आपके बालसन, यानी मरुस्थल क्षेत्र है उसमें 2 पर्वतों के मध्य में झील का निर्माण हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, बालसन कहते हैं। इसका उदाहरण मिलता है हमें सांबर झील मिलता है। साथ ही ईंट पर्वतों के मध्य जल समाप्त हो जाता है तो इसमें इसे क्या कहते हैं, बजाड़ा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, बजाड़ा के नाम से जानते हैं। अगर बात करूँ कि इस बालसन या बजाड़ा है उसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि लीबिया है उसमें शीटर कहते हैं, तुर्कमेनिस्तान है उसमें कॉर्डम के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान में बात की जाए किसको, मरुस्थल की बात करो ना, कि मरुस्थल को अलग अलग नाम से जानते हैं। पाकिस्तान क्या कहते हैं, इसे चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके सारे हो गई। और सारे थार के मरुस्थल की बात की जाए तो थार के मरुस्थल की बात की जाए तो इसमें हमें कुछ संभाग हमें देखने को मिलते हैं, जो कि संभाग के वे क्षेत्र जो थार के मरुस्थल का हिस्सा है ना, वो हमें देखने को मिलते हैं।
साथ ही याद रखना है कि इसरो की रिपोर्ट थी 2007, उसके अनुसार राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 67% हमें जो मौसम है वो देखने को मिलता है, जबकि हम राजस्थान में पढ़ते हैं कितना 61.11% भाग पर हमें मौसम पढ़ते हैं। कहते हैं कि पूर्व में आपके लगभग 58% पर आपके जो ये मौसम था, लेकिन धीरे धीरे आपके मौसम का विस्तार होता गया और लगभग हमें वर्तमान में आपके 61.11% भाग पर आपके फैल गया। ठीक है, इसके अलावा बात करूँ कि मौसम की बात करूँ तो मौसम राजस्थान के आपके भारत के 4 राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा 4 राज्य में हमें देखने को मिलता है। याद रखना कि ईश्वरीय प्रसाद है ना, उन्होंने इस क्षेत्र को रुक्ष यानी सूखा क्षेत्र के नाम से संबोधित किया था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है और हो सकता है कि आपके आने वाला एग्जाम में पूछ जाए कि किसके द्वारा आपके मरुस्थल को आपके रुक्ष क्षेत्र के नाम से संबोधित किया गया, तो उत्तर जाएगा आपके ईश्वरी प्रसाद कहते हैं। ठीक है, पर याद रखना कि गंगानगर से लगभग आपके बाड़मेर तक के क्षेत्र हैं उसे महान मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला मरुस्थल है वो भी कौन सा है, तो आपका राजस्थान का थार का मरुस्थल है, वो भारत का थार का मरुस्थल है, वो माना जाता है। और जैव विविधता क्या होती है, जहाँ पे अधिक मात्रा में पशु है, अधिक मात्रा में आपके जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ पे वनस्पति अधिक है, वो होता है आपकी जैविक विविधता के नाम से जानते हैं। तो हमें आज की इस क्लास में सारी जो आपकी मरुस्थल संबंधी जितनी भी जो बातें हैं वो सारी की है। हो सकता है कि आपको कुछ पॉइंट समझ में आए हैं, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए होंगे। तो अगर आप वीडियो को अगर समझ में नहीं आया हो तो उस वीडियो को वापस देखिएगा, आपको समझने का प्रयास करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आई होगा। तो जितनी बातें करी है उसके अलावा आपको कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी और भी क्लास है वो आपके लिए लाई जा सके। और साथ ही आपने जो पिछली क्लासें नहीं देखी तो उस क्लासों को भी आप जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।